हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल देव एकेडमी विदिशा में। हम आज कुछ अलग चर्चा करने वाले हैं। आज मैं मैथ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं मेडिकल की। ठीक है, अब मेडिकल के से संबंधित आपको जो भी परेशानियाँ होती उन सब के उत्तर, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, उन सब का उत्तर आपको इस एक वीडियो में कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है, बस आप इसको कंप्लीट पूरा देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही उठेगा कि आखिर मैं ही क्यों आपको ये सब बता रहा हूँ। भाई मैंने ऐसा क्या कर लिया जो मैं आपको बताऊं मेडिकल के बारे में। तो सुनो, सीधी सी बात कि भाई मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं 3 मेडिकल दे चुका हूँ। कितने मेडिकल दे चुका हूँ? 3। पहला मेडिकल मैंने दिया था एयरफोर्स का, दूसरा एसएससी जीडी का, ठीक है, उसके बाद में फिर तीसरा मैंने एसएससी जीडी का अभी लेटेस्ट में जो है मेडिकल देकर आया हूँ। इसका सबूत जो है भाई ये डिस्प्ले पे मैं आपको फोटो बता देता हूँ कि आप देख सकते हो कब कब दिया। पहले वाले का तो मैं डायरेक्ट मेडिकल बता सकता हूँ फिट वाला, दूसरे वाले का आपको सिर्फ मैं फिजिकल वाला बता सकता हूँ क्योंकि मेडिकल का कोई वो प्रूफ देते नहीं है। फिट एंड फिट की फ़ोटो वो खुद ही खिंचवा के अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ऐसा है। ठीक है, तो अब मैं चर्चा करता हूँ, डायरेक्ट आपका समय नहीं खाऊंगा मैं ज़्यादा, कि मेडिकल में एक्चुअल में अभी चल क्या रहा है। पहले तो मैं मेरे मेडिकल की बता देता हूँ कि एयरफोर्स के टाइम पे मैंने जो मेडिकल दिया था उसमें मैं ओवरवेट था, बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, और क्या बताऊँ कुछ ज़्यादा ही था। ठीक है, मतलब 89 के समथिंग मेरा वेट था। तो मुझे वेट कम करना था, उस टाइम पे कम थी एज, इसलिए एज के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा ज़्यादा कम करना था। मुझे करना था 67 के आसपास और मैंने करा था 64। ये फ़ोटो आप देखो, इसमें आपको दिख सकता है कि मैंने कितना वेट कम करा था, आपको शायद क्लियर दिख भी रही होगी। तो ये पहला मेरा मेडिकल था और मैं मेडिकल कम्प्लीटली फिट था। सेकंड जो मेरा मेडिकल था वो एसएससी जीडी का ही हुआ था और उसमें भी मुझे दोबारा वेट कम करना पड़ा था क्योंकि मेरा अब अभी भी देख रहा हूँ काफ़ी हष्ट पुष्ट हो जाता हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें भी मैंने मेडिकल के चक्कर में वेट कम करा था और उसमें भी 15-20 किलो मैंने आराम से कम करा था। ठीक है, थर्ड टाइम जो मेडिकल हुआ है एसएससी जीडी का, मैं दोबारा देने गया हूँ। इस टाइम मैंने मेडिकल में वेट कम नहीं करा क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी अभी फ़िलहाल में, मतलब ऐसे अभी ज्वाइन करने की, तो मैंने अभी वेट कम नहीं करा था। तो इस टाइम मुझे ओवर वेट में ही अकेला निकाला गया है और किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपसे चर्चा ये करता हूँ कि भाई हो क्या रहा है अभी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही मैं ग्वालियर की चर्चा कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि कौन सी चीज़ में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के मतलब संबंधित आपकी शरीर की जांच होती हैं और किस तरीके से मेडिकल होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल में गया हुआ था कहाँ पर, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर मेरा जो मेडिकल था ग्वालियर में, वो था मेरा 16 तारीख को। ठीक है, कितनी तारीख को था? 16। अब चूँकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अभी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी इस जॉब को, तो मैं पहुंचा था साने भोपाल से, रात को निकला था विदिशा से और सुबह 4:30 बजे के आसपास पहुंचा था और इनकी जो रिपोर्टिंग टाइम थी वो थी 7:30। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम का एक बात ध्यान रखना, यहीं से पहला पॉइंट शुरू हो जाता है कि रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने 7:30 दे रखी है ना, तो ये लास्ट ही मान लो आप। मैं इससे थोड़ा लेट गया था तो मुझे डांट भी पड़ी थी। ठीक है, तो आपको इस 7:30 से थोड़ा पहले ही जाना। अब मैं तो जल्दी में चला गया था, बट आपको क्या करना है, आप एक दिन पहले ही अपने जहाँ पर भी आपका मेडिकल है वहाँ पर पहुँच जाओ। ग्वालियर का क्या है कि ग्वालियर में आप रेलवे स्टेशन पर उतरोगे तो रेलवे स्टेशन के बगल में मैंने लॉज ले ली थी और उसके जस्ट बगल में बस स्टैंड था। बस स्टैंड से मुझे 6:15 पर बस मिल गई थी और उस बस ने मुझे 25 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ सेंटर में छोड़ा था, जहाँ पर मेरा क्या था, मेडिकल था। और मैं वहाँ पे पहुँचा था करीब 7:35 के आसपास। एंट्री उन्होंने दे दी थी, बढ़िया लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई एंट्री नहीं देते, दे देते हैं, लेकिन लेट हो गया था मैं। ठीक है, 7:35 के आसपास मैं वहाँ पर पहुँचा था मेडिकल सेंटर पर। और जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस हुई थी उसमें उन्हें हमें अंदर लेके गए जाते हैं और आपसे फॉर्म वगैरह भरवाते हैं। बहुत सारे फॉर्म रहते हैं कि भाई नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। पहली चीज़ जो आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एंट्री करने के लिए वो है एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की ओरिजिनल सीट। ठीक है, आधार कार्ड जो होता है वो अपना क्या चाहिए, उसमें ओरिजिनल चाहिए। तो पहले तो आप इसमें पहुंच गए, 7:35 के आसपास में पहुंचा था। आप 7:30 से पहले ही पहुंच जाना, 7 बजे एंट्री ले लेना क्योंकि उनकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से उस टाइम स्टार्ट हो जाती। ठीक, मैं गया, मुझसे पहले फॉर्म भरवाया गया। ठीक है, फॉर्म वगैरह जो भी होते हैं 3-4 फॉर्म मिलेंगे आपको, कुछ नहीं है उसमें, रोल नंबर, नाम वगैरह। उसमें 17 तरीके की बीमारी रहेंगी बहुत सारी, आपको ये है, तो भैया नो ही होगी, तभी तो आप आए हो फिजिकल देने के लिए। ठीक है, फिजिकल के बाद आए हो तो सारी ज़्यादातर बीमारियाँ नो ही होती है, उसमें सारी बीमारियाँ रहती है। आप नो ही करोगे, मतलब अगर करोगे तो भाई यस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बीपी वगैरह हो गया, या आपको बीपी की शिकायत है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, ये वो, तो सब फॉर्म भरा था, उसमें नो हो जाता है। इसके बाद में आपकी जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है दोस्त किसकी, बायोमेट्रिक्स की। ठीक है, बायोमेट्रिक्स में वो क्या करते हैं, कुछ नहीं है,
आपसे उठा के उनको आपका एडमिट कार्ड लेना, पहली चीज़ एडमिट कार्ड के साथ आपका क्या लेना उनको, आपका आधार कार्ड, दोनों लेते हैं, आपकी फिंगर लगवाई जाएगी लेफ्ट, आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, आप उसमें एंटर कर चुके हो। अब इसके बाद में हम मेन चीज़ पे आते हैं, वो है डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि डीबी, क्योंकि इसमें पहले क्या होता है भाई, डीबी होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो, मेनली अगर आप जनरल कास्ट से हो तो जनरल वालों को तो कोई खास ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है नहीं। एक तो आप आधार कार्ड ले गए एज ए प्रूफ कि आप वही इंसान हो और आपका बायोमेट्रिक्स होना उसके लिए। दूसरा आपकी क्या 10th की मार्कशीट ले जाओ, क्योंकि उसी पर फॉर्म भरा रहा है। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका जो मेन है वो है भाई डोमिसाइल, कि आप कहाँ के जो है रहने वाले हो, निवासी कहाँ के हो। जाति तो इनका लगना नहीं है, ठीक, आपका जाति तो इसमें सब कुछ भी लगना नहीं है। और तीन डॉक्यूमेंट, तीन हो गए। उसके बाद में फिर आपकी जो भी हायर एजुकेशन है आप वो लगा सकते हो। कुल मिला के 3 या 4 डॉक्यूमेंट में आपका काम खत्म हो जाता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मान लो ओबीसी वाले हो तो ओबीसी वाले को कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरीके का चाहिए, एक तो आपका स्टेट का है और दूसरा कौन सा है आपका सेंट्रल का। और जो सेंट्रल वाला कास्ट फॉर सर्टिफिकेट है उसमें मुद्दा ये है कि ये 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 साल का उन्होंने इसलिए रखते क्योंकि हो सकता है 3 साल में आप क्रीमी लेयर में पहुंच गए हो, और अगर आप क्रीमी लेयर में पहुंच गए तो समझ लो कि भाई आप जनरल में आ गए, क्योंकि क्रीमी लेयर वो लेयर होती है जिसमें जो आपका जिसकी जो टोटल इनकम है, साल भर की जो इनकम है, जिनकी 8 लाख से थोड़ी ज़्यादा ऊपर कुछ रहती है, वो सब क्रीमी लेयर के आसपास आ जाते हैं, मतलब वो पैसे वाले लोग हो जाते हैं। और पैसे वाले लोगों को ओबीसी का जनरल ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो आप नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है यहाँ पे, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको लेके जाना ही है, ठीक। एक चीज़ तो अपनी ये हो गई, ठीक। नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए सिर्फ वो कितने साल का मान लें, 3 साल का, 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। उससे पीछे का है तो भी दिक्कत है, उससे आगे का है तो भी वो टेंशन क्रिएट हो सकती है, ठीक। आपके ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं। अब अगर ये ओबीसी के लिए है, एससी एसटी में कुछ नहीं है। एससी एसटी में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, इसमें आपका ये 3 साल से पुराना होता है, वो भी चल जाता है, क्योंकि एससी और एसटी वालों के लिए ऐसा है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का ज़्यादा कोई फंडा नहीं है, उनका तो बहुत पुराना भी चल जाएगा। लेकिन ओबीसी वालों का 3 साल वाला ही होना चाहिए, ये एक की पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक। ये तो आपके हुआ डॉक्यूमेंट में कोई ज़्यादा बवंडर बात नहीं, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, 4-5 डॉक्यूमेंट है, उनसे आपका सब मामला क्लियर हो जाता है। उनकी एक फ़ोटोकॉपी सबकी होना चाहिए कंपलसरी, सबकी एक फ़ोटोकॉपी वो लाइन से ही लगवाते हैं। पहले जैसे उन्होंने आपका लगवा दिया क्या, एडमिट कार्ड तो आपने दिखाई दिया, पहले आपका लगवा दिया 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद आपका लगवा देगा क्या भाई डोमिसाइल, उसके बाद में फिर आपकी हायर एजुकेशन 10th 12th जो भी है, फिर एक वो 100 प्रमाण पत्र करके लिखवा रहे हैं कि एक अलग से वो देते हैं चिट टाइप के, उस पर लिखा रहता है कि आप 100 प्रमाणित करते हो कि मेडिकल में होने वाली कोई भी समस्या या कुछ भी होगा तो उसके सब जिम्मेदार आप होंगे कुल मिला के, ठीक है। ये अपना हो गया, ठीक। एक तो आपका डीबी हो गया। इसके बाद आपको क्या करा जाएगा, मतलब मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करा जाएगा, डीएमई के लिए भेजा जाएगा। अब इसमें एक सिस्टम वाली बात यह है कि आप कौन सी शिफ्ट में हो, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका जो है मेडिकल फर्स्ट शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट वाले क्या है, थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट वालों को क्या है, उसी दिन ब्लड की जांच हो जाती है, जो कि ज़्यादातर सेंटर में ये हो रहा है कि आप ग्वालियर की बात करो तो ग्वालियर में उनके जो सेंटर है उसमें ब्लड वगैरह निकालने की और कुछ भी निकालने की व्यवस्था नहीं है, और हैवी तो शायद उन्होंने करी नहीं होगी, जो भी उनका मैटर है, तो वो ग्वालियर लेके जाते हैं। मतलब 25 किलोमीटर दूर आपको ग्वालियर में जाकर ब्लड की जांच करवाना होती है। तो कुछ लोगों की वहाँ हो पाती है, कुछ लोगों की नहीं हो पाती है। मतलब ये है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में गया है, फर्स्ट शिफ्ट वाला का क्या होगा कि उसी दिन ब्लड वगैरह की जांच हो जाएगी, और जो सेकंड शिफ्ट है उसी दिन की, जैसे 16 तारीख में 2 शिफ्ट बन गई थी, करीब 50 लड़कों के आसपास की एक शिफ्ट होती है, तो करीब 100 लड़कों का मेडिकल पर डे हो रहा है, टोटल 100 स्टूडेंट का उसमें मेडिकल हो रहा है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे इनको तो भेज दिया था उसी दिन ब्लड वगैरह की जाँच के लिए, ठीक है। तो इनका तो क्या है कि अगले दिन रिजल्ट आ गया, लेकिन बेचारे जो सेकेंड शिफ्ट वाले थे इनके साथ मैटर हो गया कि इनका पहले दिन सिर्फ क्या हो पाया, मेडिकल हो रहा है, और एक ब्लड की जांच और एक्सरे, और ब्लड की जांच एक्सरे और यूरिन आपका जो है वो हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो इनका अकेला बेचारों का मेडिकल हो पाया। तो अब इनके साथ क्या उलझन हो गई कि इनको जो है
आपको अगले दिन ब्लड के लिए भेजा जाएगा। अगले दिन ब्लड के लिए भेजा जाएगा मतलब रिपोर्ट जो है या तो वो उसी शाम को मिलेगी उन्हें या फिर अगले दिन मिलेगी, मतलब ये 3 दिन के लिए लटक गए। और इनका क्या है यहाँ पर 2 दिन का काम हो गया। तो शिफ्ट भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मेजर करती है भाई कौन से शिफ्ट में है आपका। फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा फ़ायदा है यहाँ पर, और वो आपके हिसाब से शिफ्ट टेलिंग होगी, आप सोचो पहले आओ पहले पाओ, वो तो लिस्ट है उनके पास, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। एक पॉइंट ये हो गया। अब मेडिकल में कैसे क्या हो रहा है मैं उसकी बात बता देता हूँ, ठीक है। मेडिकल में मेनली जो उनका काम रहता है वो रहता है ऊपर से लेके नीचे तक आपकी बॉडी का पूरा कंप्लीट चेकअप करना कि भाई आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, आप कंप्लीट हो या नहीं। कोई बहुत बड़ी समस्या है तो ही परेशानी होती, छोटी मोटी समस्याओं में इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं होती। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, आपको अंदर बुलाएगा, ठीक है। अगर मैं ग्वालियर की बात करूं तो भैया जाते से न्यूट कर दिया था वहाँ पर तो, ठीक है। वहाँ पे आप जैसे ही अंदर घुसोगे दो लोग बैठे हैं, एक सीएमओ सर बैठे हैं और एक एमओ सर बैठे हैं। अब आपकी किस्मत है आप सीएमओ की साइड पहुँच रहे हो या एमओ की साइड पहुँच रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सीएमओ की साइड जहाँ पहुँच गए हो, मान लो मैं सीएमओ के पास गया था यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले अंदर करा जाएगा और बोल दिया जाएगा भाई जो भी कपड़े सारे के सारे उतार दो, एक कपड़ा नहीं रहेगा बॉडी पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि वो आपका कंप्लीट चेकअप करते हैं, टॉर्च वगैरह रखे रहते हैं। सबसे पहले वो आई टेस्ट करते हैं। आई टेस्ट करने के 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ये पुतलियों की जांच करना, कहीं ऐसा तो नहीं है आप इधर उधर कर रहे हैं तो आपकी आँख भी वहीं जा रही है या नहीं जा रही, ऐसे ऐसे करके वो देखते हैं इस तरीके से फिंगर आउट करके आपकी जो आँख है वो यहाँ वहाँ सही से जा रही है नहीं। किसी किसी के साथ होता है कि एक आँख जा रही होती है, एक थोड़ी सी उसकी जो रेंज है वो थोड़ी गड़बड़ होती है। तो पहला पॉइंट आँख में वो चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट है वो क्या करते हैं कि ऊपर ऐसे फोकस चेक करते हैं। हमारे अंदर का जो लेंस होता है ना वो कम या छोटा या कम होता है, वो किसके हिसाब से होता है, आप दूर का देखते हो तो थोड़ा छोटा हो जाता है, पास का देखते हो थोड़ा अंदर से उसका छेद जो है ना बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये चेक करी जाती है इसमें, तो वो आपकी चेक करेगा, ठीक। उस खड़े खड़े जो कर रहा है मैं वही बता रहा हूँ, ये आपसे ऐसे ऐसे लाइट वगैरह दिखा के चेक हो जाएगी। इसके बाद वो करते हैं कान का चेकअप। कान के लिए भी टॉर्च वगैरह से या फिर कहीं कहीं सेंटर्स पे क्या करा जाता है, जैसे एयरफोर्स के मेडिकल की बात करूँ तो उन लोगों ने क्या करा था कि कान के 2 तरीके से हमारे टेस्ट करे थे। यहाँ पर एक ही टेस्ट हो रहा है कि सिर्फ कान में आपकी मशीन डाल के छोटा सा लेंस टाइप का लाइट डाल के देख ली जाती है कि कहीं कोई पर्दा वर्दा तो नहीं फटा। उन्होंने दूसरे तरीके से टेस्ट करा था। उन्होंने क्या करा था कि 20 फीट दूर खड़ा कर दिया था और पीछे से आवाज़ दे रहे थे, उल्टा खड़ा कर दिया था हमें, पीछे से बोल रहे थे, ऐसे बोल दिया ABC, तो हमें उसको रिपीट करना होता था, ठीक है। उस वर्ड को आप रिपीट नहीं कर पाए मतलब आपकी सुनने की शक्ति कमजोर। लेकिन SSC-GD में ऐसा नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स का मेडिकल थोड़ा क्या इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इसके बाद GD का मेडिकल तो अपना थोड़ा नॉर्मल लेवल का, कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ कान टेस्ट करेंगे, ऐसा कोई बोलने का सुनने का सिस्टम नहीं। देख लिए पर्दा वर्दा नहीं फटा। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कान साफ करने के लिए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आती है सफ़ेद कलर की शीशी, उसको डालने लगते हैं, उससे कान साफ करने लगते हैं। इतनी ज़ोर से साफ करने की ज़रूरत नहीं है भैया, आप तो नॉर्मल रुई लेना, रुई से कान साफ कर लेना, उतने में भी काम हो जाएगा। वो खुद चेक कर लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ है जो आपको कंप्लीट क्लीनिंग करके रखना है। आपकी क्लीनिंग समझ रहा हूँ, नेल्स का ध्यान रखना, नाखून पूरे कंप्लीट काट के जाना है। ये जो सेविंग वगैरह है ना, हो सके तो पूरी बना के ही जाना, नहीं तो कम से कम जैसे अभी मेरे इतने हैं इतने तो चल जाते हैं। क्योंकि आपकी खाल के अंदर अगर मान लो कोई दाग वगैरह तो वो कैसे देखे, वो कैसे करके तो देखेगा नहीं, समझ रहा हूँ मेरी बात, सामने वाला। तो वो इनकी इच्छा होती है कि आप पूरी क्लीन सेफ ही जाओ, ठीक। उसके बाद फिर जो अंदर के जो पार्ट्स में हेयर वगैरह होते हैं वो सब क्लीन करके जाना है आपको, बढ़िया चकाचक देखते हुए, ठीक। और ज़्यादा हार्डली कपड़े पहन के मत जाना कि आप इनफॉर्मल पहन के चले जाओ। इनफॉर्मल पहनने में क्या होता है, परेशानी होती है। अब उन्होंने बोला कपड़े उतारो, इतना टाइम नहीं देते वो, ठीक है, उतना ही टाइम देते, खट्टे से निकालो, खट्टे से काम हो। क्योंकि उन्हें भी 100 लोगों का करना है तो 2-2, 3-3 मिनट में एक आदमी का मेडिकल हो जाता है। तो इनफॉर्मल ड्रेस पहन के मत जाना, फॉर्मल ड्रेस पहन के मत जाना। नॉर्मल हो सके तो चड्डा टी-शर्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको जाके वहाँ कुछ नहीं करना, आपका मेडिकली टेस्ट करवाना है, ठीक है। ऐसे सोल्जर आप जा रहे हो, कोई बहुत बड़ा ज़्यादा हैवी मेडिकल नहीं है कि आप डरने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको आइस का बता दिया, एयर्स का बता दिया क्या होता है। इसके बाद आपके टीथ चेक करे जाते हैं। दांतों की भी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, दांतों में सिर्फ आपके ये देखता 28 दांत हैं या नहीं, 32 नहीं चेक करेगा। 32 तो आते ही नहीं है किसी के 22, 23, 24 साल की उम्र तक भी आधे दबे रहते हैं, ठीक है। तो दांत आपके 28 चेक करे जाएंगे। दांत थोड़े से साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ज़्यादा ऐसा अगर देखो किसी का दांत मात टूटा है, दांतों में समस्या होती है, दांत मात किसी का टूटा है तो भाई नकली दांत लग जाते हैं, वो लगवा के जाओ। अंदर से कोई सड़ा गला है तो थोड़ा सा मसाला वगैरह करवा के जाओ। बाकी ज़्यादा कोई दांतों की इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि सर हमारा यहाँ से टेढ़ा है, यहाँ पर ऐसा है। भैया आड़ा टेढ़ा है वो प्राकृतिक है, उसकी कोई परेशानी नहीं है, ठीक। उसके बाद आप नीचे जाओ, ठीक। नीचे के लिए वो आपके पूरी बॉडी के पार्ट्स में देखेगा, कोई अलग से इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। किसी को कोई इन्फेक्शन हो सकता है,
किसी को धब्बे हो सकते हैं, सफ़ेद दाग हो सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ हो सकती है। आपकी बॉडी पूरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बर्थ मार्क्स होते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं रहती है। बर्थ मार्क चाहे कोई भी हो, उससे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो बर्थ से आया है, जन्म से आया है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके नीचे आप और आओगे, ठीक है, तो आपका वो क्या करेंगे, पेट वगैरह हो सकता है, दबा के देख लें। पेट वगैरह दबाने का चेक करने का, तो हर्निया वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कोई उसमें तो परेशानी नहीं है, आपके ऑपरेशन से तो नहीं है। ये आपकी चीज़ जो है थोड़ी सी यहाँ पे देखी जाएगी। अब होता क्या है, मेडिकल के टाइम पे जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। तो भैया अंदर से कूल रहना, सोचना सिर्फ 2-3 मिनट की बात है, और फिर अपना मन चंगा, क्योंकि मस्त रहना जरूरी है। क्योंकि जब ये सब चीज़ें चलती हैं तो इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है, डर जाता है, जिसकी वजह से एक मेन चीज़ होती है बीपी। आप बीपी फालतू में बढ़ा लोगे, तो उस चीज़ से हमें बच कर रखना है, ठीक। अब आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपके हैंड्स चेक करे जाएंगे, ठीक है, हाथ में प्रॉपर पूरी उंगलियां वगैरह ये सब कुछ चेक करी जाती है। अब ये जो हाथ है आपको इस तरीके से रखवाए जाएंगे, ठीक, इस तरीके से इसलिए रखवाए जाएंगे क्योंकि ये एंगल होता है, इस एंगल को चेक करा जाता है, किसी के ऐसे पूरे चिपक तो नहीं रहे या कुछ ऐसे नहीं है। तो इस तरीके से आपको वो है, ये हैंड्स का आपका एंगल देख लेंगे, एंगल सही वगैरह है या नहीं। अब मैं पैरों की बात करता हूँ, तो पैरों में 1-2 चीज़ें होती हैं जो मेनली वो देखते हैं, 3 चीज़ें बल्कि। पहला तो होता है नौकनी। तो नौकनी क्या होते हैं, 2 तरीके से नौकनी होते हैं। मान लो ये टांगे, ठीक है, अच्छा मोटी टांगे बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है, ये हो गया आपका पटेला मतलब घुटना, ये आपका मान लो पूरा पैर हो गया। नौकनी 2 तरीके से होते हैं, या तो आपका ये जो है पूरा हिस्सा थोड़ा सा, इसको इधर कर देता हूँ मैं, इस तरीके से हो रहा हो, ठीक है, पैर आपका मतलब यहाँ से ये आपके घुटने चिपक रहा हूँ। दूसरा वाला नौकनी कैसा हो सकता है कि ये जो घुटने हैं आपके, ये घुटने आपके हो रहे हो कैसे दूर, ठीक है, ये होते हैं पॉइंट, एक ये। तो भैया ऐसा है कि आपको मुश्किल से 40 सेकंड के लिए खड़ा करा जाएगा, 30 से 40 सेकंड। तो हो सके थोड़ा सा स्ट्रेच करके खड़ा होना, क्योंकि कुछ लोगों के नौकनी नहीं होते तो भी वो चिपका के खड़े हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, जरा सा, ठीक, ज़्यादा गैप नहीं, मामूली सा गैप होना चाहिए कि ये जो मार्कर है ना, मार्कर टांग के बीच में से निकल जाए, इतना गैप चाहिए होता है। तो ये नौकनी की समस्या की कोई दिक्कत नहीं होती। पहली चीज़ ये देखते हैं। दूसरा वो देखते हैं फ्लैट फुट, पेट मतलब अंदर से फोल्ड है कि नहीं, उसमें कर्व है या नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कर्व वाली टेंशन होती है, वो तो जन्मजात होती है, उसका कोई ऐसा खास इलाज नहीं होता भी है तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। उसको करने के लिए आपको 2-3 साल चाहिए, पूरी प्रोसेस चाहिए। एक गुट्टे टाइप के आते हैं, अमेजोन से चाहो तो मंगा लेना, व्हाइट कलर के, वो पैर के नीचे लगा लोगे तो वो समस्या नहीं होती। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा जो है, आपके पीछे यहाँ पे नस वगैरह तो नहीं निकल रही हैं। कुछ लोगों को क्या है, जंप करवा के देखते हैं, यहाँ से पीछे नसें क्या होती है उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, एक वो चीज़ देखते हैं। तो ये तो उन्होंने ऊपर से कंप्लीट चेक कर लिया, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस रहोगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको खड़ा करवाया तो आप कपने लगे, तो फिर वो उससे डर जाते हैं। हाथों का भी रहता है, 10-15 सेकंड तक सीधे ही हाथ रखना। कुछ लोगों के हाथ से हाथ रखवाने के बाद बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे टाइट कर लेते हैं। आपके टाइट करने से आप देखोगे ये कप रहा है, ये बीमारी का सिम्टम है। तो आपको नॉर्मल रखना है हाथ को भी, जिससे कि ये कपे ना। अगर ये कप गया ना तो वो भी एक पॉइंट बना जाता है। हाथों में चेक करते हैं स्वेलिंग, कहीं पसीना तो नहीं आ रहा है। तो आप ज़्यादा घबराओगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपके हाथों में से क्या आएगा, पसीना आएगा, वो भी एक बीमारी का सिम्टम है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक। ये आपका अपर बॉडी पूरा चेकअप हो गया। उसके बाद फिर पाइल्स वगैरह भी चेक करा जाता है, वो पेनिस वगैरह की भी जाँच की जाती है। वो एक अलग पॉइंट है, वो किसी न किसी ने तो बताया ही होगा, वो अलग से आप चेक कर लेना। मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। वो उनका टेस्ट करने का तरीका होता है, खांसी वासी खिलवा के और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत करवा के देखते हैं, वो हो जाता है, ठीक। इसके बाद आपको बिठाया जाएगा। आई टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि गोली मारना समझ रहे हो तो आंखों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आई टेस्ट आपका नॉर्मल, उन्होंने पुतली वगैरह चेक कर ली। अब आपको पढ़वा के देखेगा, ठीक है। पढ़वा को देखने के लिए क्या करते हैं, वो एक डिस्टेंस होती है 6 मीटर की, वहाँ से आपको 6 सेंटीमीटर के वर्ड पढ़ने होते हैं, और इसी को बोला जाता है 6x6। मतलब 6 मीटर की दूरी से 6 सेंटीमीटर का शब्द अगर आदमी पढ़ पा रहा है तो उसकी आंखें कैसी हैं, 6x6 है। तो आपसे दूर से खड़ा करेगा और आपको जो है पढ़वा के देखेगा। भाई शब्द ऊपर से शुरू करते हैं, कौन कौन सी लाइन आप पढ़ पा रहे हो, कौन कौन से वर्ड है। अब इसमें एक कॉमन फैक्ट क्या है कि आपसे मान लो कभी दिख नहीं रहा शब्द, तो आप घबरा के मारे चुप मत हो जाना। नहीं दिख रहा आपको, आर की जगह टी दिख रहा, आप बोल दो, क्योंकि आपके घबराने से, ना बोलने से एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि इसे बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आप इस बात को ध्यान रखना। एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो दोनों आंखों से नहीं पढ़वाते, एक एक करके आंख पढ़वाते। जैसे मान लो इस आंख से पढ़वाना है तो वो क्या करेंगे, ये वाला आंख जो है इस पर आपको पैक कर देंगे, ठीक है। इस वाली आंख पे ऐसे हाथ रख दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना कि इस वाली आंख पे अगर हाथ रखवा दिया है तो आप ये वाली आंखें ऐसे क्लोज कर लो। एक आंख क्लोज नहीं करना। जब भी हाथ भी रखवा रहा है तो आपकी दोनों आंखें ओपन होना चाहिए।
दोनों आंखें ओपन होना चाहिए। फिर से सुन लो, जैसे ये है, अब इस वाली आंख से पढ़वा रहा है तो आपको ये यहाँ पे हाथ रखना है, ठीक है, ये हाथ रखवाएगा, या फिर हो सकता है पुष्टा वगैरह रख दो। मेरे पे हाथ रखवाया था, पिछली बार पुष्टा रखवाया था, उसके पिछली बार प्लेट रख दी थी, तो ऐसा रखवा दिया। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको एक आंख से पढ़ना है तो आप ये वाली ऐसा बंद कर गए, आपका विजन खराब हो जाएगा। आपकी दोनों आंखें फिर भी ओपन होना चाहिए, भले ही इसका यूज नहीं करना है, लेकिन आंख आपकी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। उससे जो पढ़ने का सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। आंख बंद मत करना गलती से भी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये आपके दूर का हो गया, ठीक। दो चीज़ें मैंने बता दी कि आंख बंद नहीं करना। दूसरा पॉइंट है कि बोल देना, कुछ नहीं बोलने से अच्छा है कुछ बोलना, ठीक है। वो समस्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक। दो चीज़ें बोल। इसके बाद में आपके अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि आंखों का कलर ब्लाइंडनेस चेक करा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में हर कुछ मत बोलना, वो थोड़ी एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि उसमें यही देखा जाता है कि उसमें नंबर कौन से लिखे हुए हैं। वो आपकी एक कॉफ़ी पलटवाते जाएंगे तो उसको थोड़ा सा क्या करना कि आप फोकस ज़्यादा मत करना। कलर ब्लाइंड की जो बुक होती है ना, जिसको पढ़वाया जाता है, उसको फोकस करने से उसके कलर और ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। आपने कभी देखा भी होगा, इंस्टाग्राम पे हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं, चार कुछ भी मतलब शब्द आ जाते हैं, और फिर वो शब्दों में क्या होता है ना, हम ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें दिखते नहीं है। थोड़ा सा मोबाइल तिरछा करके देखते तो वो हमें दिखने लगते हैं, आते ना आँख टेस्ट, तो वो वही होता है भाई आपका कलर ब्लाइंडनेस वगैरह को टेस्ट करना। उसमें RGB वगैरह का होता है कि भाई कौन से कलर में आपको दिक्कत है। तो आपको उसे ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपके सामने जैसी किताब रखी जाती है, जस्ट चिपका के बैठाया जाता है, तो आप थोड़े से ऐसे पीछे रिलैक्स होके उसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के और थोड़ा सा आंखों को नॉर्मल रख के आपको उसे देखना है, जिससे कि आपको उसे पढ़ने में परेशानी ना हो, ठीक है। ज़्यादा उस पर फोकस करोगे तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तो भी फालतू में कलर ब्लाइंड साबित हो जाओगे और आपको एक रीमेडिकल तौर पे यहाँ पे देखना पड़ सकता है। तो ऐसा कृपया ना करें, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, ये होने के बाद वो आपका क्या है कि BP चेक करेंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का तो ऐसा है कि आपको नॉर्मल रखना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरे और आपका BP वहाँ पे हाई हुआ, ठीक है, अंदर जाते से जैसे BP चेक करवा रहा हूँ, मन में भाई ना नहीं हो रहा हमारा, तो बात खत्म। ऐसा मन में सोच लेना कि हम तो डर रहे हैं, अब कैसे होगा। तो आप अंदर से जैसे डिमोटिवेट, आप देखो डिमोटिवेट करके मोटिवेट होना चाहते हो तो वैसे होना, मोटिवेट से मोटिवेट होना चाहते हो वैसे होता है। रिलैक्स रहना, लेकिन क्योंकि आपके घबराने से आपका BP बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। BP है ही ऐसी चीज़, कुछ लोग इतने नॉर्मल हैं, बॉडी फिट फाट है, फिर भी घबराहट की वजह से वहाँ पर BP बढ़ा लेते हैं। भैया नॉर्मल प्रोसेस है यार, आप दुनिया में कहीं भी डॉक्टर के यहाँ जाते हो BP नॉर्मल चेक करते हैं। जैसे आप दूसरी जगह बैठते हो वैसे वहाँ पे बैठना। और BP की अगर मान लो गलती से बड़ा आ भी जाए, ठीक है, तो रीमेडिकल के टाइम पे अब मैं बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा पता कर लेना मैं कौन हूँ, फोन लगा लेना, मैं बता दूंगा क्या करना होता है, BP की समस्या हट जाएगी, ठीक है। वो आप समझ जाओ, समझदार हो, यूट्यूब पे हर चीज़ को नहीं बताया जा सकता, ठीक। तो BP की समस्या तो यहाँ से क्या है, खत्म हो जाती, कोई इतनी बड़ी भारी समस्या नहीं है। ये मेरा सब कुछ होता है, यहाँ पर मेडिकल हुआ। अब मेरे साथ समस्या क्या है, ओवर वेट वाली। तो यहाँ पे मेरा वेट तोला गया और मैं वेट आपको बताऊँगा तो फिर हंसोगे आप लोग। मांगा था 70 किलो, आपके जो सर हैं वो हो रहे हैं 86 kg के। तो 2-3-4 किलो का वेरिएंस जो होता है वो तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन 15 किलो का कोई मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो अपना नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है, अपने करना भी तभी। तो 83 से अपन तो रनिंग भी करने गए थे, जब अपना 83 में अपन ने रनिंग की थी और 86 अपन वेट लेके गए हैं, तो वो एक पॉइंट ही नहीं बनता कि मतलब वेट में कुछ करा जाए। तो मैं सिर्फ अकेला अनफिट हूँ, थर्ड इस टाइम, 2 बार तो मेडिकल फिट हूँ, तीसरी बार फिट अनफिट हूँ। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैं ओवर वेट की वजह से हूँ। तो ऐसा भी मत सोचना कि ओवर वेट में कोई अनफिट नहीं होता, या फिर कम वेट में कोई। एक मेरे बगल में था, उसका वेट कम था, उसको भी अनफिट कर दिया था, बट उसके साथ एक और परेशानी थी कि उसका CP विजन खराब था। 183 उनकी शायद हाइट थी भैया की, और 183 हाँ शायद 180 के आसपास ही उनकी हाइट थी, बट उनका जो वेट था वो 62 के आसपास था। तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए पड़ता है, दुबला पतला आदमी तो बिल्कुल, तो वेट का थोड़ा सा है, लेकिन 4-5 किलो में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, 4-5 किलो चलता है, ठीक है। जो भी हाइट रहती है, देखो मैं वेट और चैट का बिल्कुल सीधा है। आपको कोई बोलेगा वेट चार्ट देख लो, ये देख लो, तुम्हारी जितनी सेंटीमीटर में हाइट है ना, आपकी जितनी सेंटीमीटर में हाइट है, जैसे मेरी 174 है, पीछे क्या है 74, ले जाओ बस 74 के डाउन होगा ना आप फिट हो, सीधा मुद्दा है। 163 पीछे है ना, 63 के अंदर है आप फिट हो, सीधा कॉन्सेप्ट रहता है उसका। चार्ट मार्ट में इतनी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, और 4-5 किलो का वेरिएंस तो चलता है, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। एक आपका ये पॉइंट हो गया। इसके बाद में हमारा जो है यहाँ पे मेडिकल हो जाता है, लेकिन रिपोर्ट वगैरह जो है हमें एक दिन में नहीं दी जाती है, क्योंकि हमें ब्लड के अभी हाँ यहाँ पर ये अपना MD मेडिकल हो गया, ये अपने उसी अंदर के डॉक्टर ने करा है, ठीक है। इसके बाद जो है
हमें करीब 2 बजे के आसपास लेके जाया जाता है हॉस्पिटल वहाँ पर। अभी ग्वालियर में तो 2 हो रहे हैं, नाम तो मैं नहीं बता सकता, नहीं तो हो सकता है मेरे ऊपर एक केस ना हो जाए कि आप पहले से ओपन कर रहा हूँ फाइल। तो 2 हॉस्पिटल हैं, पता तो खैर चली जाएंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट देने गए, तो वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है लेके जाया जाता है बस के थ्रू, और वहाँ पे आपका ब्लड सैंपल, ठीक है, उसके बाद यूरिन, और तीसरा आपका होता है एक्सरे। ब्लड में सैंपल में कोई परेशानी नहीं है, अकेला सीबीसी होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, और कोई खास जांचें नहीं होती ब्लड की, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी इतना पैसा नहीं है कि आपकी हर एक तरीके की जांच करवाई जाए, क्योंकि ब्लड की अकेली अगर कोई कंप्लीट जांच करवाए तो 15-20 हज़ार रुपये की हो जाएगी। सिर्फ अकेली सीबीसी होती है, सीबीसी मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब आपके चेक करे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। यूरिन में भी कोई दिक्कत नहीं है, यूरिन अकेला टेस्ट होता है, तो भाई क्या है क्या नहीं तो उसका पता चल जाता है कि आपका जो किडनी का फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है नहीं, ये आपका किडनी के लिए टेस्ट होता है। तीसरा होता है आपका स्पाइनल कोड वाला, मतलब ये बैक में आपका पीछे से ऐसा एक्सरे करवाया जाता है पूरा ऐसा खड़ा करके, तो उसमें आपकी हड्डी वड्डी पीछे से कोई गड़बड़ तो नहीं है, स्पाइनल कोड कहीं टेढ़ा तो नहीं है, पसलियों में कोई परेशानी तो नहीं है। इस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ताबीज़ वगैरह पहने हो, वो बोले या ना बोले मैं पहले ही बोल देता हूँ, ताबीज़ वगैरह पहने हो, कहीं जेब में कॉइन वगैरह रखे हो, या फिर यहाँ पे कोई आपकी बटन हो जो लोहे वगैरह की हो या स्टील कोई मेटल की हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा कुछ भी ना हो। ऊपर कपड़ा हो वो चलेगा, प्लास्टिक हो वो चलेगी, बट प्लास्टिक भी नहीं चलेगी, सॉरी, कपड़े वगैरह हो वो चलेगी, लेकिन ऐसा हार्ड मेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेटल उसमें डिटेक्ट हो जाता है, पता पड़ा हड्डी टेढ़ी नहीं है, वो फालतू में दिख रही है, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब ये तीनों चीज़ हो गई, ऐसा करके आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको रीमेडिकल मिलता है तो इस बार रीमेडिकल का ऐसा नहीं है कि 15 दिन 20 दिन बाद हो रहा है। अब जैसा मेरा तो रीमेडिकल जो है उन्होंने शिवपुरी पटक दिया है, कल ही है, ठीक है, मतलब कल ही मतलब सॉरी 19 तारीख को है, 19 तारीख को रीमेडिकल रहना था, है ना। तो वो कोई समस्या नहीं है, रीमेडिकल आपके बहुत जल्दी हो रहे हैं। आपको अलग अलग रीमेडिकल सेंटर दिए जा रहे हैं, ग्वालियर में 2 रीमेडिकल सेंटर दिए जा रहे हैं, या तो शिवपुरी भेजाया जा रहा है नॉर्मल केस में, और आइस माइस का है तो उनको डायरेक्ट दिल्ली भेजाया जा रहा है, ठीक। बाकी अनुभव तो बहुत सारा है शेयर करने के लिए, आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जहाँ तक है जो आपके सवाल होंगे उनके मैं करीब सारे जवाब दे चुका हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मस्त रहना है, नॉर्मल रहना है, फिजिकल मेडिकल 1 नंबर जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, भगवान करे आपकी नौकरी जल्दी लगे। थैंक यू।